हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डाला था। साथ ही हमने क्रांति के बाद विकसित 3 प्रकार की विचारधाराओं को भी समझा था। आज के इस वीडियो में चर्चा का केंद्र बिंदु औद्योगिक समाज तथा समाज में होने वाले परिवर्तन हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि 3 प्रकार की विकसित विचारधाराओं के सहयोग से औद्योगिकरण का समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा और उद्योगपतियों की उस काल में किस प्रकार की सोच हुआ करती थी। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। फ्रांसीसी क्रांति के बाद विकसित 3 प्रकार की विचारधाराओं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी ने कहीं न कहीं एक नए युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति के बाद के इस काल ने एक गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों को जन्म दिया। इस काल में कई परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला परिवर्तन जो सबसे प्रभावी रूप से दिखता है वो है कि इस दौर में नए शहर बस रहे थे। दूसरी बात, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का उस समय तक काफी विस्तार हो चुका था। औद्योगिक क्रांति अपने समापन की ओर बढ़ रही थी, अर्थात औद्योगिक क्रांति का प्रभाव अपनी चरम अवस्था पर उस समय से पहले पहुंच चुका था और वो अपने समापन की ओर बढ़ रही थी। आइए अब जानते हैं औद्योगिकीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। विकसित हो रहे विभिन्न प्रकार के उद्योगों ने समाज पर कई तरह के प्रभाव डाले। जैसे इसने बच्चों, औरतों और आदमियों सभी को कार्यस्थल की ओर आकर्षित किया। तीनों वर्गों के ये लोग अब कारखानों में काम करने लगे। काम के घंटे अर्थात पालियां लंबी हुआ करती थीं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क लंबे हुआ करते थे। काम की उपलब्धता के अनुरूप उपलब्ध श्रमिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण स्थिति का लाभ उठाते हुए मजदूरी कम दी जाती थी। ज्ञातव्य हो कि श्रमिकों की संख्या अगर उपलब्धता आवश्यकता से ज्यादा होगी तो कहीं न कहीं बेरोजगारी की स्थितियां पैदा होंगी। यही कारण था कि श्रमिकों की संख्या अधिक होना कहीं न कहीं बेरोजगारी की ओर इंगित करता था। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट इस बेरोजगारी को और भी अधिक बढ़ा दिया करता था। तेजी से बसते और फैलते जा रहे शहरों और औद्योगिक विकास की इस लहर में साफ सफाई भी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी। उस काल में अधिकांश उद्योगपति या यूं कहें उस काल में अधिकांश उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। ज्ञातव्य हो कि बहुत सारे उदारवादी और रेडिकल विचारधारा को मानने वाले लोगों के पास अच्छी खासी संपत्ति थी। ये संपत्तियां इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के माध्यम से और कड़ी मेहनत करके अर्जित की थी। इसलिए कहीं न कहीं ये लोग कामगारों के बारे में सोचा करते थे। इन लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग काम किया करते थे। इस प्रकार के उद्योगपति चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले।
मजदूरों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मजदूरों को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर मजदूर शिक्षित होंगे तो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होगा, ये उद्योगपति जानते थे। व्यक्ति विशेष को जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत से प्राप्त कुशलता सबसे बेहतरीन चीज होती है। इस बात से वे वाकिफ थे। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। गरीबों को निश्चित रूप से रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए। जिनके पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक के काम करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यूरोप में 1815 में जिस प्रकार की सरकारें बनी, उनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी एक और क्रांति को जन्म देना चाहते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग क्रांतिकारी बन गए और शासकों के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। खैर, क्रांति के माध्यम से इस प्रकार के लोग ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों। इटली में एक राष्ट्रवादी थे जिनका नाम था गिसेप्पे मेजिनी। इन्होंने 1815 ईस्वी के बाद सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश की थी। भारत सहित विश्व के अधिकांश राष्ट्रवादी उनके द्वारा रचित पुस्तकों को उस दौर में चाव से अध्ययन किया करते थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार की तरह अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखते हुए रूसी क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।